हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। आई होप आपको अब तक की जो वीडियोस हमने अपलोड करी हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। उसी सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीडियो है रिलेटेड टू पेपर 1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 कवर किए हैं जो जैन में 2025 में पेपर हुआ था एनटीए नेट का, उससे रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस है 120, 135, 92 एंड 9। तो इसको पहले सीरीज को समझने का ट्राई करते हैं। अगर हम ऐसे ही देखें तो 3 के बाद 6 आ रहा है, देन 24 आ रहा है, देन 30 आ रहा है। आपस में ये जो दो दो नंबर का सेट है वो तो आसपास है, पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसका कोई कॉम्बिनेशन एक एज अ वन सीरीज नहीं बन रहा। तो एक फर्स्ट जैसे लुक से हम देख के समझ जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी पता चल पा रहा है कि यहाँ दो सीरीज होंगी, एक सिंगल सीरीज नहीं है। तो अब अगर इसको ब्रेक करके देखते हैं तो देखिए हम और जो पोजीशन है उस पे जो नंबर्स आ रहे हैं लाइक 3, 24, 63 उनको ले लेते हैं, और जो इवन पोजीशंस हैं उन पे जो नंबर्स आ रहे हैं 6, 30, 72 एंड 132 इनको ले लेते हैं। अब इनके बीच में कनेक्शन बना के देखते हैं कि क्या कोई ऐसा लॉजिक या पैटर्न हमारे सामने आ पा रहा है। अगर ऑड पोजीशंस के नंबर्स की बात करें तो पहला नंबर 3, 24 एंड 63 है, उसके बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। अगर 3 से 24 तक जाएं तो 21 नंबर इसमें हमें जोड़ने पड़े हैं। 24 से 63 जाने पर भी हमें 39 जो नंबर है वो जोड़ना पड़ा है। 63 से उसके बाद क्या आएगा वो हमें पता करना है। अगर देखा जाए कि जो ये डिफरेंस है वो 18 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, जैसे 39 और 21 के बीच में जो गैप है वो हमारा 18 का है, तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 39 में 18 प्लस करके जो नंबर आएगा दैट इज 57। तो 57 प्लस 63 जो नंबर होगा 120। तो अगला जो नंबर हमारा आएगा वो 120 हो सकता है प्रोबेबली। अब इसी को क्रॉस चेक करते हैं, जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया है वो इवन पोजीशंस वाले नंबर में इसी सेम लॉजिक को हम क्रॉस चेक करना है। तो 6 टू 30 गए तो हमारा 24 का एडिशन हुआ है, 30 टू 72 पर जाने पर 42 का एडिशन हुआ है। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 24 से 42 के बीच में अगेन 18 का गैप है, एंड 42 से 60 के बीच में अगेन 18 नंबर्स का गैप है। तो जो हमने लॉजिक लगाया था वो सही था। उस लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 120 होना चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट सीरीज आएगी, सेम सीरीज कभी क्वेश्चंस में एग्जाम्स में रिपीट नहीं होती है, तो ऐसा आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग सम्स होते हैं ये, अगर अवॉइड कर सकते हैं और जो सिंगल शॉट में होने वाले क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हैं तो बेटर है, और ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के टाइम के लिए आप रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द सेकेंड मीडिया एज इज कैरेक्टराइज बाय द राइज ऑफ। दूसरे मीडिया युग की विशेषता है या फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया, सेकंड इज रेडियो, थर्ड इज टेलीविजन एंड फोर्थ इज इंटरेक्टिव मीडिया। मुद्रित मीडिया से, रेडियो से, टेलीविजन से और इंटरेक्टिव मीडिया से। देखिए, आपको अगर बाई चांस नहीं भी पता है कि सेकंड मीडिया एज क्या होता है या दूसरा मीडिया युग क्या है या नाम ही नहीं सुना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से जो आपको ऑड लग रहा है आप उसे सिंपली चूज करके अपना आंसर आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, ये तीनों हमारे वन वे कम्युनिकेशन के टाइप थे, पर इंटरेक्टिव मीडिया एक सिंगल है जो टू वे कम्युनिकेशन में आ रहा है। तो उसका सही आंसर टू वे कम्युनिकेशन का मतलब इस सेकंड मीडिया एज का इंटरेक्टिव मीडिया ही होगा। अब हम सेकंड मीडिया एज क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट था सेकंड मीडिया एज जो मार्क पोस्टर्स की बुक द सेकंड मीडिया एज से आया है। इसमें और जो एक टर्म है द सेकंड मीडिया एज वो इसको रिफर करता है ऐसा पीरियड जो डिजिटल एंड इंटरेक्टिव मीडिया के राइज से, मतलब ऐसा समय जब से इंटरेक्टिव मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा आने लग गई, उस एज को हमने सेकंड मीडिया एज कहा है। और फर्स्ट मीडिया एज वही है जहाँ पर जो कन्वेंशनल मीडिया के वेज थे जैसे कि टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडियम चलते थे, तो वो हमारा फर्स्ट मीडिया एज कहलाता है। और सेकंड मीडिया एज जहाँ पर इंटरेक्टिव मीडिया की बात होती है दैट इज सेकंड मीडिया एज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच यूनिवर्सिटी अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू स्टार्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन 1916। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1916 में स्नातकोत्तर शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया।
4 यूनिवर्सिटीज़ के नेम दे रखे हैं यहाँ पर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये भी बस याद करने जैसा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो 1857 में एक सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो 1857 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसी ने सबसे पहले 1916 में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को शुरू करने का प्रयास किया था। और जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आंध्रा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हिमाचल यूनिवर्सिटी, ये उसके बाद की या 1916 के बाद की इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी। आप एक पेपर पेन लेकर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1922 और हिमाचल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। जो लिस्ट 1 है उसको लिस्ट सेकंड से जोड़ना है और इसमें से फिर करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। अब देखिए फर्स्ट दे रखा है नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। तो आपके हिसाब से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? WWW तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता, CPU भी नहीं आता, एंड्रॉइड एंड इंटेल, इनमें से कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, एंड्रॉइड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन ए। तो अब ए देखिए, किस ए के साथ में थर्ड किस किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है और ऑप्शन 4 में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं CPU, नेम ऑफ अ CPU मैन्युफैक्चरर कंपनी। तो इंटेल उसका नाम है, ये सभी को पता होगा। बी का 4, तो बी का 4 भी दोनों में ही आ रहा है। जो डिफरेंस है वो सी और डी के ऑप्शंस में है। लिंक वेब पेजेस, जो वेब पेजेस हैं उनको जोड़ता है, वो क्या होता है? दैट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सबको पता ही है, दैट इज CPU। अगर आप लोग में से किसी को नहीं भी ये सारी चीज़ें क्लियर है तो केवल CPU यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, CPU, ये हम बहुत 5th 4th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डी का इन्होंने ऑप्शन सेकंड केवल 4th ऑप्शन में दिया था, तो वहाँ से भी आप अपना सही आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। In the laissez-faire relationship, the students are more cooperative, competitive, authoritative and passive। जो laissez-faire या स्वेच्छाचार प्रकार के संबंध में छात्र अधिकतर कैसे होते हैं? सहयोगी होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, अधिकारवादी होते हैं या निष्क्रिय होते हैं? तो इसका आंसर देने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज laissez-faire रिलेशनशिप। देखो laissez-faire रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो अथॉरिटी में जो पर्सन होता है, जिसके पास पावर होती है, अगर एग्जांपल के तौर पे टीचर और स्टूडेंट का देखें तो टीचर के पास में पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। तो टीचर बच्चों को मतलब फ्री छोड़ देता है कि जैसा वो करना चाहे वैसा काम करें, उनकी इच्छा के अनुसार काम होगा। उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनाया जाता, उन पे बहुत ज़्यादा उनको डिसिप्लिन में नहीं रखा जाता, उन पे बहुत ज़्यादा रूल इम्पोज नहीं किए जाते हैं। तो वो हमारा लेजिस्फेयर रिलेशनशिप होता है। ज़रा सोच के देखिए कि क्या लेजिस्फेयर में बच्चे पैसिव हो जाएंगे जब उनको पता है कि उन्हें अपने आप ही काम करना है, सब कुछ अपने आप चीज़ें करनी है? नहीं, वो पैसिव नहीं होंगे। क्या उनके पास अधिकार आ जाएगा, ऑथोरिटी दिखाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऑथोरिटी भी नहीं दिखाएंगे। कॉम्पिटेटिव या प्रतिस्पर्धात्मकता भी वो वहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कोऑपरेटिव। वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे एक दूसरे से। और जब उन्हें पता है कि हमें सब कुछ अपने आप करना है, अपने अकॉर्डिंग सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ना कि वो एक दूसरे से कंपटीशन दिखाएंगे या पैसिव रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट, द मशीन एज अ होल इज लाइट इन वेट, कमिट्स द फॉल्सी ऑफ। यहाँ पर एक फॉल्सी का एग्जाम्पल या भ्रांति का एग्जाम्पल दे रखा है। अब उसमें से ये बताना है कि ये किस टाइप की फॉल्सी में आता है। क्वेश्चन है, चूंकि किसी मशीन के हर हिस्से का वजन हल्का है, इसलिए मशीन का वजन भी हल्का होगा। तो अब ये आपको कैसा समझ में आ रहा है कि एक बात वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा या हमें पता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मशीन के हर पार्ट, छोटा छोटा पार्ट लेस वेट है या लाइट वेट है, तो पूरी मशीन ओवरऑल हल्की होगी। तो ये जो है कंपोजिशन का पोजीशन वो आ रहा है, टाइप आ रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन माने जहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों को जोड़ के हमने एक बड़ा डिसीजन बना लिया कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये भी ऐसा होगा। फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन को अगर एक बार समझे तो ये क्या होती है? अज्यूमिंग व्हाट्स ट्रू ऑफ द पार्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द होल। कि जो चीज़ किसी एक हिस्से के लिए या एक किसी टुकड़े के लिए सही है, वो सारी पूरे पार्ट के लिए भी, पूरे होल के लिए भी सही होगी। तो इसमें आपको ऐसे कुछ शब्द दिख जाएंगे कि हर पार्ट, हिस्सा
और पूरी मशीन, ऐसे कुछ पार्ट्स आपको एग्जांपल्स में भी दिख जाएंगे, वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपोजिशन का एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ और फॉल्सी के टाइप्स होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन, हमने डिस्कस कर लिया। अज्यूमिंग व्हाट्स ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू फॉर दी ऑफ दी होल, मतलब जो चीज़ एक छोटे टुकड़े के लिए सही है वो सभी के लिए भी पूरे होल के लिए सही होगी, दैट इज फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन। दूसरा है फॉल्सी ऑफ डिवीजन। डिवीजन को हमने यहाँ पर बताया था विभाजन। विभाजन की एक जो फॉल्सी या भ्रांति है उसमें क्या होता है, अज्यूमिंग व्हाट्स ट्रू ऑफ द होल इज ऑल्सो ट्रू ऑफ द पार्ट्स। मान लो एग्जाम्पल में उल्टा आया होता कि एक पूरी मशीन है जो भारी है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी सभी अलग अलग भी भारी होंगे। ठीक। थर्ड है फॉल्सी ऑफ एक्सेंट। इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि किसी एक पॉइंट पर इम्फेसिस किया जाता है, मिसलीडिंग मीनिंग कॉज्ड बाय इम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। किसी पूरी बात के किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे या फ्रेज पर बहुत ज़्यादा जोर देकर उस पूरी बात का मीनिंग बदल दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ है हेस्टी जनरलाइजेशन। ये पहले भी आया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, मेकिंग अ जनरल रूल बेस्ड ऑन अ स्मॉलर और अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। मतलब हमने एक, जैसे हम लोग हिस्ट्री उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में भी जनरली क्या करते हैं, एक स्कूल का या एक क्लास का सैंपल ले लिया और उस सैंपल के आधार पर पूरा जनरलाइजेशन कर दिया। तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन की कंडीशन में आता है कि हमने बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं देखी, सैम्पलिंग का तरीका भी सही नहीं था, जो पास का स्कूल मिला उसमें हमने अपने रिजल्ट्स देखे और उसी को जनरलाइजेशन पूरी पॉपुलेशन पे कर दिया। तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन का एक केस रहता है। अगला है फॉल्स कॉज या पोस्ट हॉक। ये भी रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, अज्यूमिंग दैट बिकॉज वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर इट वाज कॉज्ड बाय इट। मतलब कुछ एक चीज हुई और उसके बाद में कुछ और हुआ, तो जो पहली चीज हुई है वो उसका कॉज है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम तो खराब हो रहा था और आपने देखा कि आपके सामने से बिल्ली निकल के गई और उस समय एकदम से बारिश हो गई, तो आप ये सोचेंगे कि क्योंकि बिल्ली निकल के गई है उसकी वजह से बारिश हुई है, पर ऐसा नहीं होता है। बारिश होने का कुछ और रीज़न होता है। तो मतलब ये मैंने बहुत एक जनरल सा एग्जांपल दिया है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि एक पिछले कारण की वजह से अगली चीज़ हुई है, वो ऐसा नहीं होता है। तो ये फॉल्स कॉज का कारण है, मतलब हमने सही कनेक्शन नहीं बना पाया दोनों चीज़ों के बीच में और किसी एक काम हुआ है उसका कारण कोई दूसरा हमने सोच लिया, दैट इज फॉल्स कॉज या पोस्ट हॉक भी फॉल्सी बोला जाता है इसको। अगला है ईदर और फॉल्सी, प्रेजेंटिंग ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट। जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन एग्जिस्ट है और उनमें से मल्टीपल ऑप्शन में से हमने बाकी ऑप्शंस को हटा दिया और केवल दो ऑप्शंस को शो कर रहे हैं, उस केस में जो हम एक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं वो हमारी ईदर और फॉल्सी आ जाएगी। ठीक है। अगला है अपील टू अथॉरिटी, यूजिंग एन अथॉरिटी ओपिनियन एज एविडेंस व्हेन द अथॉरिटी मे नॉट बी रिलायबल और रिलेवेंट। मतलब जैसे हम लोग कभी कभी रिसर्च में भी अपनी बात कहते हैं कि एक्स वाई जेड पर्सन ने ये बात कहा था, दैट्स वाई आई डू दिस, इसलिए मैंने ये काम करा। पर क्या उस पर्सन की उतनी अथॉरिटी थी कि उसके कहने पर आपने ये चीज़ कर ली? या अगर आप कोई भी जनरलाइजेशन कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे हैं, तो वो आपने किस वजह से किया, किसके कहने पर किया? तो वो जो एक फॉल्स अथॉरिटी की ओपिनियन आपने ली, जो एक्चुअल में अथॉरिटी भी नहीं है, वो एक रिलायंट या रिलेवेंट या रिलायबल पर्सन नहीं है, तो उस केस में जो आप गलत डिसीजन लेंगे तो वो आपकी अपील टू अथॉरिटी वाली पॉलिसी के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें जिससे कि एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज इसको कर पाए। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ हमें टाइप ऑफ मीडिया दे रखे हैं, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट है कॉडेक्स, सेकेंड इज टेलीविजन, थर्ड इज रेडियो, फोर्थ इज न्यूज़पेपर एंड फिफ्थ इज टेक्निक कलर सिनेमा। ठीक है। अब इनको एक इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि किस क्रम में कैसे कैसे ये आए। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो है हमारा ऑप्शन 2। अब इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। जो कॉडेक्स है वो एक तरीके की बुक होती है जो हाथ से लिखी होती है, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। वो फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी एडी में ये चलती थी। सेकंड था न्यूज़पेपर, वो हमें पता है 17th सेंचुरी में आया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो रेगुलरली प्रिंट होता था वो 1600 सन में आया था, वो भी यूरोप में। ठीक है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है रेडियो, जो कि लेट 90s में 19s में शुरू हुए थे और अर्ली 20th तक इनका मतलब पूरे अच्छे तरीके से आ चुके थे। ये कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग जो शुरू हुई थी वो वैसे 1920 में हुई थी। ठीक।
अब टेक्निकलर सिनेमा जो है इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च करने पर पता चला कि 1935 में टेक्निकलर सिनेमा जो है वो फर्स्ट अच्छे से आया था। जो नाम था उसका वो था बेकी शार्प। एंड सबसे लास्ट में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था जो कि हुआ था 1950 में। ठीक है, तो इसका सही ऑर्डर हमारा रहेगा ADECB। सबसे लास्ट में हमारा टेलीविज़न आएगा और सबसे पहले कोडेक्स आएगा। अगर इतना भी हम लोग को पता रहता कि कोडेक्स क्या है और टेलीविज़न सबसे रिसेंट में आया, तो अभी हम इसका सही ऑप्शन पता कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। प्रमा अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल इज, न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रमाण है, इसके प्रमाण होना चाहिए था, वो क्या है? स्मृति, संशय, विकल्प या यथार्थ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रमाण का मतलब होता है हमारा यथार्थ, जो हमको दिख रहा है, एग्जैक्टली सामने दिख रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो स्मृति है दैट इज मेमोरी, सिंपल मेमोरी वर्ड। नॉट वैलिड नॉलेज, मतलब जो हमारे स्मृति में रहता है, जो हमें ध्यान रहता है, पर ये वैलिड नॉलेज नहीं है। सेकंड इज संशय, यानी कि डाउट। जब भी हमारे पास में कुछ भी रिजल्ट आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें उस इन्फॉर्मेशन को देख के डाउट होता है, तो उसको इसमें संशय कहा गया है। अगला है विकल्प, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज विदाउट क्लैरिटी। एंड लास्ट वन इज यथार्थ, नॉलेज दैट इज ट्रू एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्ट एज इट इज, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है एज इट इज, जो बिल्कुल टेस्टेबल है, जिसको हम देख के प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज यथार्थ। तो न्याय फिलॉसफी में प्रमाण या प्रमाण का मतलब है हमारा यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर हमारे को अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में एंशियंट यूनिवर्सिटीज का नाम दे रखा है एंड लिस्ट 2 में वेल नोन स्टूडेंट, जो वहाँ के वेल नोन स्टूडेंट थे, वो दे रखे हैं। फर्स्ट है तक्षशिला, फिर है नालंदा, फिर है मिथिला और फिर है शारदा पीठ। और यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं वो है नागार्जुन, गंगेश उपाध्याय, कुमारजीव और चाणक्य। कुछ नाम आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, तो यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल वाला आपको तरीका अपनाना है। इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। जो तक्षशिला है वहाँ की जो स्टूडेंट है वो चाणक्य हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी से जो है वो नागार्जुन है। ये कुछ नाम तो आपको याद रहने चाहिए। और मिथिला से है वो है गंगेश उपाध्याय। और शारदा पीठ से जो है वो है कुमार जी। तो इसके आधार पे ये रटने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर भी हमारे को दो लिस्ट दे रखी हैं, जिसमें एक में कॉन्सेप्ट दे रखा है, दूसरे में एरिया बता रखा है कि वो कॉन्सेप्ट किस एरिया से रिलेटेड है। अब देखिए, फर्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा है प्रोक्सिमिक्स। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल एंड फोर्थ है एंटी क्लाइमेक्स। अब इसके अलग अलग एरियाज बता रखे हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट में दे रखा है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो इन सभी में से जो रिलेटेड है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से वो होगा हमारा सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल, वो रिलेटेड है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से। अगला है एक भाषण शैली, आ रेटोरिकल टेक्निक, तो वो हमारी कहलाती है डी, एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स का मतलब ऐसा होता है, जैसे क्लाइमेक्स में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हमें चीज़ पिक्चर पता चल जाती है, बट एंटी क्लाइमेक्स वो होता है कि हमें लग रहा होता है कि यहाँ पर हमें कुछ सही पता चलेगा, बट वो फनी इवेंट में क्रिएट हो जाता है, दैट इज एंटी क्लाइमेक्स। तो ये एक भाषण शैली है जहाँ पे मतलब कुछ बताते बताते कोई वक्ता अपने कुछ एकदम से अलग ही ट्विस्ट की तरफ चले जाते हैं, जो क्लाइमेक्स के अगेंस्ट होता है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि आपको वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर नहीं, वो फनी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, दैट इज एंटी क्लाइमेक्स, और वो एक भाषण शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशनल अपील से, यानी कि ए से। एंड प्रॉक्सिमिक वो रिलेटेड है हमारा स्टडी ऑफ इंटरैक्टिव स्पेसेस से। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। हम ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना जाने का, जिससे कि लेंदी वीडियोस ना लगे आपको, क्योंकि फर्स्ट वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो गया था, तो इसलिए हम शॉर्ट में बताने का ट्राई कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।